हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ओवैस यूपीएससी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में मस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए भरत जयप्रकाश मीना सर की आंसर कॉपी लेके आए हैं। आप सभी को मालूम होगा कि सर की यूपीएससी 2022 में 85 रैंक आया है। तो देखेंगे कि सर का आंसर लिखने का तरीका कैसा था जिससे उन्हें इतना अच्छा रैंक आया है। तो आपको पता होगा कि ये जो जहाँ टेस्ट दिए उन्होंने, ये दृष्टि के द्वारा लिया गया टेस्ट में उन्होंने ये टेस्ट दिए हैं, जिसमें देखेंगे कि जैसे कि वहाँ जो टेस्ट दे देते तो उनका जो नंबर आता था वो कितना है। जैसे कि 250 नंबर में 112.5, यानी बहुत अच्छे नंबर, यानी 3 डिजिट का नंबर जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है और वह रैंक दिलाने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अदा करता है। तो आपको पता होगा कि जैसे कि कोई भी बिगिनर, जैसे किसी भी एग्जाम के बिगिनर होता है, उसको जो स्ट्रेटजी है ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी तरह यूपीएससी एग्ज़ाम के जो तैयारी करने वाले जो नए स्टूडेंट होते हैं, उसके सबसे बड़ी चुनौती होता है कि वो तो पढ़ाई के साथ साथ अब आंसर राइटिंग की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कि उनका जो समझ में नहीं आता कि आंसर कैसे लिखे। तो सबसे पहले क्या है, उनके लिए आपको जो टॉपर्स होते हैं उनके आंसर राइटिंग आपको देखना होगा। तो सबसे पहले आप पढ़ाई भी साथ में करें और कुछ लिखने की कोशिश करें कि हम आंसर कैसे, क्या होता है कि जितना आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आपका आंसर राइटिंग होता चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए कि एक रूपरेखा हमें मिलना चाहिए कि रूपरेखा कहाँ से मिले, कहाँ से ले, जिससे हम अपने आंसर राइटिंग को बेहतर करें। ठीक है, तो देखते हैं कि सर का जो आंसर लिखने का तरीका है वह क्या है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 से हम स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं कि क्या सभी बड़े शहरों में सीधे निर्वाचित और सशक्त मेयर होने चाहिए। टिप्पणी कीजिए। यह 250 शब्द का एक क्वेश्चन है जो 15 मार्क्स है, यानी 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है कि क्या सभी बड़े शहरों में सीधे निर्वाचित और सशक्त मेयर होने चाहिए, उसके बारे में कह रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने स्टार्टिंग जो किया है वो कहाँ से किया था, कह रहा है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग यानी सेकेंड एआरसी ने भारत में शहरी प्रशासन में सुधार हेतु मेयर के पद को सीधे जनता द्वारा निर्वाचित करने की अनुशंसा की थी। तो इनका जो लिखने का यानी भूमिका जो है इस तरह से स्टार्ट होता है। उसके बाद कह रहा है कि सशक्त मेयर के लाभ क्या है। ठीक है, तो सशक्त मेयर के लाभ के बारे में उन्होंने बताया है। उसके लिए कितना है, 5 पॉइंट है ना, 1, 2 और 3 और 4, 5, 6 पॉइंट में उन्होंने बताया है कि आखिर सशक्त मेयर के लाभ क्या है। तो आप अगर जानते होंगे तो सबसे पहले क्या है कि पहला पॉइंट कह रहा है कि लंदन, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों के शक्तिशाली मेयरों के समान भारत में भी शहरी सुशासन के विकास की दिशा में कार्य किया जा सकेगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है कि शहरी निकाय जनता के प्रति जवाबदेह होंगे तथा मेयर के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। तो देखिए उन्होंने पॉइंट में लिखा है, जितने टोटल पॉइंट कितने हैं, 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट में उन्होंने जो मेयर के बारे में, मेयर जो सशक्त मेयर के लाभ है क्या है उसके बारे में उन्होंने बताया है। उसके बाद क्या है कि सशक्त मेयर के विपक्ष में तर्क क्या है, यानी किसी भी चीज के पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। अगर लाभ हो रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं हानि भी होता है। तो कह रहा है कि यानी यहाँ पे जो सशक्त मेयर के विपक्ष में तर्क क्या है, तो कह रहा है कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों व मेयर के मध्य संघर्ष होता रहता है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि शहरी निकाय वित्तीय स्वायत्तता के अभाव में मेयर का पूर्ण व्यय नहीं ले सकेंगे, लाभ नहीं ले सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने इस तरह के पॉइंट बता दिए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि जैसे कि अगला है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ ही मुझे ऐसा मिला है। तो देखते हैं कि प्रथम लोकपाल की नियुक्ति हालांकि कुछ समय की देरी से हुई, परंतु
सरकार के घूसखोरी के विरुद्ध लड़ाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो सबसे पहले उन्होंने सर ने क्या है कि भारत में जो इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है, ठीक है। आप एक चीज जान लीजिए कि किसी भी एग्जाम के आप ना 3 या 4 पार्ट में जाए, ठीक है, 3 या 4 पार्ट में बांट के देखे, तभी आपका क्या होगा, जो आंसर राइटिंग होगा वह बेहतर हो सकता है। लास्ट वाले पॉइंट में आप कंक्लूजन रखें, ठीक है, कंक्लूजन के लिए रखें। जैसे कि आप क्या है कि अगर इस तरह से पार्ट में बांट के अगर आप आंसर लिखते हैं, ठीक है, तो आपका आंसर बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि प्रथम लोकपाल की नियुक्ति हालांकि कुछ समय की देरी से हुई है। तो क्या है प्रथम लोकपाल, तो सबसे पहले P1 में आपको क्या दिखाना है कि P1 में आपको दिखाना है लोकपाल क्या है, ठीक है। लोकपाल क्या है, तो सर ने क्या किया है, देखिए सर ने वही किया है कि पहले नंबर की लोकपाल के बारे में उन्होंने सर बता दिए हैं भूमिका में। उसके बाद क्या कह रहा है कि लोकपाल की जो भी क्या है कि नियुक्ति की प्रक्रिया है वह कैसे होता है और क्यों होता है। उसके बाद लोकपाल के लाभ क्या हैं, ठीक है। अगला देख सकते हैं कि परंतु सरकार घुसखोरी के विरुद्ध लड़ाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो अब जो लोकपाल है, लोकपाल, ठीक है, जिसे ओम्बड्समैन इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि मतलब घुसखोरी में किस तरह से घुसखोरी के विरुद्ध किस तरह से लड़ाई कर रहे हैं या लोकपाल, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या है कि लोकपाल में व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन के पश्चात वर्ष 2013 में केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त हेतु कानून बनाया गया है। तो यहाँ इन्होंने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद लोकपाल की नियुक्ति एक महत्वपूर्ण उदय है, क्योंकि लोकपाल के केंद्र सरकार के मंत्री कर्मचारी सहित पीएम की भी जांच कर सकता है भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में। यानी कह रहा है कि लोकपाल, उन्होंने देखिए कितने पॉइंट, 3 पॉइंट में इन्होंने सबसे पहले दर्शा दिया है, ठीक है, कि तो कह रहा है कि लोकपाल केंद्र सरकार मंत्री कर्मचारी, लोकपाल की इतनी शक्ति होती है कि वह केंद्र सरकार के जो मंत्री होते हैं, कर्मचारी होते हैं, यहाँ तक कि पीएम तक की उन्होंने जांच करने का शक्ति है। उसके बाद कह रहा है कि लोकपाल किसी मामले की जांच हेतु सीबीसी को भेज सकता है, ठीक है। उसके बाद है क्या कि लोकपाल जांच के दौरान सिविल कोर्ट की भांति कार्य कर सकता है। उसके बाद कह रहा है कि समाधान, अगला क्वेश्चन का है शायद, यानी क्योंकि पीडीएफ के जो फॉर्मेट है ना वो अलग है, जिसकी वजह से हम आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रहे हैं। ये क्वेश्चन है पूरे अच्छे से है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इनका सबसे पहले लिखने का तरीका देखें, ठीक है, कि किस तरह से सर लिखे हुए हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन को आगे पीछे कर दिया हुआ है, जो पीडीएफ हमें मिला है वो पीडीएफ को हम दिखाने की कोशिश करते हैं आप सबको। जैसे 4 क्वेश्चन देखते हैं, 4 क्वेश्चन का भी थोड़ा सा फॉर्मेट जो है वह देख सकते हैं किस तरह से सर का, हमें अच्छे से एक फॉर्मेट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि पूरे अच्छे से डिटेल में है कि सभी अधिकरणों, दोस्तों क्या है कि हमें ना टॉपरों से क्या है, टॉपर के जो आंसर राइटिंग लिखने का तरीका है वो हमें सीखना है बस, ठीक है। लिखना तो अपने मन की बात है, जो आप पढ़ाई करते वही लिखना है, लेकिन किस तरह से कहाँ डायग्राम का फॉर्म यूज करते, कहाँ स्ट्रक्चर, कहाँ पे पॉइंट, वो बस देखना है। तो कह रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी अधिकरणों को एक सर्वसमावेशी निकाय के अंतर्गत लाने से उनके कुशल कार्यकरण को सुनिश्चित करने और अर्ध न्यायिक निकायों के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने में काफी सहयोग मिलेगा। आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। आलोचनात्मक यानी उसके पक्ष में भी और विपक्ष में भी आपको बताना है। तो सबसे पहले कह रहा है कि अधिकरणों की स्थापना मतलब जो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से अर्ध न्यायिक निकायों के रूप में की गई है, ठीक है, जो अधिकरणों की स्थापना है। उसके बाद कह रहा है कि अधिकरणों की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले क्या है, ऊपर में सुप्रीम कोर्ट है और उसके यानी 2 भागों पर बटा हुआ है, एक हाई कोर्ट और एक अधिकरण। तो हाई कोर्ट के नीचे क्या है, अधीनस्थ न्यायालय है और अधिकरण है। और अधिकरण के बारे में जो आया है कि अधिकरण जो है जिसे न्यायाधिकरण भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, ट्रिब्यूनल कहते हैं इसे इंग्लिश में, आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स होगा, है ना, ट्रिब्यूनल्स होते हैं। तो ये जो है कि जो ट्रिब्यूनल्स का जो पोजीशन है वह है क्या, अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं, जिला न्यायालय,
उससे नीचे रखा, मतलब उसके अधीन रखा गया है, ठीक है, उसके बराबर रखा गया है। और तो कह रहा है कि यह जो लाया गया था वह उस आर्टिकल जो 323A है और आर्टिकल 323B के तहत यह लाया गया था। उसकी समस्याएं क्या है, तो अत्यधिक जो रिक्तियां हैं, ठीक है, उसके बाद शक्ति पृथक्करण के विरुद्ध है और टीआरपी हेतु गाइडलाइंस जारी करना, फेक न्यूज नियंत्रण हेतु मीडिया को प्रोत्साहन करना, मीडिया का अभिव्यक्ति का अधिकरण मतलब अक्षुण्ण रखना। इस तरह ने उन्होंने इसके बारे में 6 पॉइंट दे करके, और जो कितने नंबर का क्वेश्चन था, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर को यानी 150 वर्डों में लिखने के लिए, तो यह काफ़ी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने लिखने जो पैटर्न यूज़ किया है, ठीक है, वह कितना बेहतरीन है वो आप देख सकते हैं, तभी तो इनका रैंक इतना अच्छा आया। तो क्या है कि हम लोगों को ना बस इनसे सीखना है कि लिखने का तरीका क्या है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं कि दबाव समूह किस तरह राजनीति पर प्रभाव डालते हैं, क्या उन प्रभाव से मतलब क्या उनका प्रभाव लोकतंत्र में स्वास्थ्य होता है, स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले क्या है कि दबाव समूह, आपको पार्ट 1 में क्या करना है, वही करना है कि दबाव समूह क्या है उसके बारे में दर्शाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि राजनीति पर किस तरह से प्रभाव डालता है, दूसरा पार्ट में लिखना है। क्या उनका प्रभाव लोकतंत्र में स्वास्थ्य होता है, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद क्या है कि इनके कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। तो सर ने क्या क्या है देखते हैं। सबसे पहले दबाव समूह के क्या है मतलब डिफिनेशन लिख दिया है सर ने, ठीक है। उसके बाद जो उदाहरण के तौर पे उन्होंने 2 एग्जाम्पल दे दिया है कि किसान संगठन और क्या है वकील संगठन। उसके बाद दबाव समूह द्वारा राजनीतिक, जैसे कि आपको पता है कि दबाव समूह क्या होता है। तो दबाव समूह ऐसे संगठन होते हैं जो क्या है कि अपने सदस्यों के पारस्परिक हेतु मतलब हितों की पूर्ति हेतु सरकार पर दबाव डालकर नीति निर्माण का प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए किसान संगठन, जो वकील संगठन है, या जैसे कि कभी कभी आपको मालूम होगा कि दबाव समूह आगे जाकर के राजनीतिक पार्टी भी बन सकते हैं अगर उसका ज़्यादा ही उसका मतलब फैलाव हो चुका है। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पे अगर देख सकते हैं तो शिवसेना, ठीक है, शिवसेना एक क्या था, शिवसेना एक दबाव समूह था। दबाव समूह जो महाराष्ट्र में क्षेत्रीय पार्टी के लिए यानी भाषा के लिए शायद वहाँ के लिए वही समूह में काम कर रहा था, लेकिन वह आगे चल के क्या है कि राजनीतिक पार्टी बन गया और महाराष्ट्र में सरकार भी बनाया है। तो देख सकते हैं दबाव समूह द्वारा जो राजनीति पर प्रभाव है वह क्या है, कितने, इसको उन्होंने सर ने 3 पॉइंट में दर्शाया कि लॉबिंग द्वारा किसी जन प्रतिनिधि के माध्यम से सदन में बात रखते हैं, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखने का तरीका है बस हम वो दिखाने आए हैं, न कि वो क्या लिखे हुए हैं, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन खुद पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन बनने लगेगा। उसके बाद जहाँ जहाँ अंडरलाइनिंग का जो न्यू पॉइंट था, अच्छा उन्होंने वो दर्शा दिया। उसके बाद यहाँ भी पॉइंट की नौकरशाही के साथ टकराव व कारण है, तो इसको भी उन्होंने सर ने कितने 5 पॉइंट में दर्शा दिया। उसके बाद समाधान क्या है, तो समाधान के लिए भी उन्होंने 5 पॉइंट, उसके बाद क्या है कि कंक्लूजन लास्ट में लिख दिए हुए हैं, ठीक है। उसी तरह क्या है कि 7 क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7 को भी क्या है, सबसे पहले आपको वही चीज़ करना है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बांटना है और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। तो ये है उनका आंसर राइटिंग लिखने का तरीका। तो आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे क्या है उनको सजेशन भी मिला है कि ठीक है कि कैसे लिखना है, नहीं लिखना है। तो बस हम आप तक ये लेके आए हैं कि अगर जो यूपीएससी में टॉप किए हैं 85 रैंक आया है उनका लिखने का तरीका क्या है। तो बच्चे डरे रहते हैं कि क्या करें, कैसे लिखे, समझ में नहीं आता है। तो क्या है कि टॉपरों की कॉपी दे करके ही हम अपने आंसर राइटिंग में सुधार कर सकते हैं कि कैसे लिखिए बेहतर लिखे, ठीक है, जो और बेहतर तैयारी कैसे करें लिखने का, ठीक है। तो ये देखिए किस तरह से डायग्राम फॉर्म जहाँ पे यूज करना हुआ है, जहाँ पे पॉइंट है, जहाँ पे अंडरलाइनिंग है, तो वहाँ पे अंडरलाइनिंग कर रहे हैं सर। तो इसी तरह से हम लोगों को सीखना होगा, ठीक है। तो जैसे कि समस्या के मुद्दे हैं, देखिए मुद्दे और समस्या हैं, तो इन्होंने किस तरह से पॉइंट में दर्शा दिए हैं, जिससे क्या होता है एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं। तो दोस्तों एक अच्छा सा फॉर्मेट सर्कल लेके आएंगे कॉपी का। ये कॉपी में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, जिससे क्वेश्चन आप भी सुटेबल नहीं हो पाएंगे। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और उम्मीद करते हैं कि बढ़िया लगा होगा, ठीक लगा होगा। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो जो नए टॉपर्स हैं, ठीक है, उनका क्या है कॉपी लेके आएंगे, जिससे आपको लिखने का तरीका मालूम होता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।